नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर बने और आपको कोई घुमा फिरा ना सके। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है जो आपको पसंद भी आएगी और आपके बच्चों को समझ भी आएगी। तो सबसे पहले अटेंडेंस और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में सबसे पहले बता दूं कि आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। बुलडोजर से जाकिर कैसे बच गया और हिंदू अम्मा कैसे लटकी रह गई, यह आज आपको इस क्लास में बताऊंगा। जहांगीरपुरी के बुलडोजर का बदला राजस्थान में लिया जा रहा है क्या, यह सवाल लोग क्यों पूछ रहे हैं, इस पर भी बात करूंगा। 10 घंटे से फंसी भंवरी देवी को देखकर आप उनका दर्द देखकर रो पड़ेंगे। इतनी विस्तार से आपको बताऊंगा कि अगर यह आपके साथ हुआ होता तो कैसा महसूस करते आप, और इस पर देश में हंगामा क्यों नहीं हो रहा। हिंदू परिवारों पर बुलडोजर चला, अब कौन बोलने वाला है। और आखिर में दुनिया की बीमारी अब डॉक्टर इंडिया दूर करेगा क्या, इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले बुलडोजर का चैप्टर जिसने हिंदुओं के घर गिरा दिए, मंदिर तोड़ दिया, लेकिन जाकिर खान मैटर्स की दुकान छोड़ दी। आज पाठशाला में सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं और ये दोनों तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं। दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं। दोनों तस्वीरें अगल बगल की हैं, लेकिन फर्क बस ये है कि एक पर बुलडोजर चला और दूसरे पर बुलडोजर नहीं चला। जिस पर बुलडोजर चला वो भंवरी देवी का घर है और जिस पर बुलडोजर नहीं चल पाया वो जाकिर खान मैटर्स नाम की दुकान है। अब जो लोग जहांगीरपुरी में बुलडोजर का धर्म बता रहे थे वो बताएं कि अगल बगल में जाकिर खान मैटर्स नाम की दुकान पर बुलडोजर चलने से रह गया और भंवरी देवी का घर की सीढ़ी तोड़ दी और बूढ़ी अम्मा जो है वो ऊपर फंसी रह गई। अब इस बुलडोजर का धर्म किसी को नहीं दिखता। अब भी ये बुलडोजर सेक्युलर है, लेकिन गुप्ता जी की दुकान और मुसलमान की दुकान, मस्जिद के सामने का इंक्रोचमेंट और मंदिर के सामने का इंक्रोचमेंट, दोनों तोड़ने वाला दिल्ली का बुलडोजर कम्युनल था। अब ये जाकिर खान मैटर्स दुकान कैसे बची, इस पर आऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि जिस बुजुर्ग महिला का दर्द हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस देश में हिंदू का दर्द तो किसी को दिखता ही नहीं ना। अलवर में इनके घर पर बुलडोजर चल गया है, सीढ़ियां तोड़ दी गई। 10 घंटे से बुजुर्ग महिला घर की छत पर फंसी हुई हैं। 40 डिग्री का टेम्परेचर है। अगर पड़ोसियों ने अपने घर से बिजली न दी होती तो बूढ़ी अम्मा की, जिनकी सांस फूलने की बीमारी है, उनकी क्या हालत होती आप सोचिए। लेकिन वो तो भंवरी देवी है ना, और भंवरी देवी के लिए किसका दिल में दर्द उठेगा भाई। हिंदुओं के लिए नहीं होता। भंवरी देवी जहां फंसी हैं वहां सीढ़ियां जर्जर हैं, इसलिए ना कोई ऊपर जा पा रहा है ना कोई नीचे आ सकता है। ऊपर जाना भी पड़ रहा है तो लकड़ी की सीढ़ी लगाकर जाना पड़ रहा है। उससे भंवरी देवी को लेकर नीचे आना बड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन 10 घंटे से इस गर्मी में भंवरी देवी ऊपर फंसी हुई हैं, बीमार महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। जिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाने में, आनन फानन में सब कुछ कर दिया, वो प्रशासन कहां है कि भंवरी देवी को उतार तो लाऊं, सीढ़ी तो तोड़ दी, अम्मा को बचाकर नीचे तो ले आऊं, वो प्रशासन गायब है। एक बार जरा तस्वीर देखिए वहां की। वहां से मैं सीढ़ियों से कोशिश कर रहा था उनसे बात करने की, हालांकि अंदर आप देखेंगे तो जीना है। जरा जूम करके दिखाइए दीदी जी, किस तरीके से एक महिला जो है मशक्कत करके जीना लगा करके अंदर जा रही हैं। हम अंदर जाकर भी वो तस्वीरें दिखा सकते हैं। आइए जरा मेरे साथ आइए, थोड़ा सावधानी से आइएगा क्योंकि ये जर्जर है। ये अंदर मैं जा रहा हूँ, एक बार लाइट ऑन करके हमें अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर जो है काफ़ी अंधेरा है, और वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि ये सीढ़ियाँ तोड़ने के बाद क्या मुश्किल में ये परिवार है, वो दिखाता हूँ। देखिए अंदर, अब ये परिवार ऊपर जाने के लिए थोड़ा सावधानी से हम अंदर घुसेंगे। लाइट ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये सीढ़ी उनको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ लगानी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं। क्या कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला इस सीढ़ी से उतर सकती है?
नहीं उतर सकती है। यही वजह है कि उनको वहाँ छत पर अभी बैठे रहना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है, वो आ नहीं सकती हैं। वो आएँ तो कैसे आएँ, ये मैं दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इस वैकल्पिक व्यवस्था का भी उनके लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो बाकी लोग हैं वही जा सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर आ गई है। इस तरफ देखिए, ये देखिए, मैं जरा ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके कोशिश करता हूँ। विजय से कहूँगा आप यहीं से दिखाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका कैमरा लेके चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और इस परिवार के पास मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो आप देख रहे थे, अम्मा बैठी हुई थी यहाँ पर, आप बैठी हुई थी सीढ़ी पे। आप आइए, इस तरफ आइए थोड़ा सा। और एक अम्मा ये हैं, ये तो उतर ही नहीं पा रही हैं, ये सीढ़ियों पे नहीं थी। दूसरी जो अम्मा यहाँ पर हैं वो सीढ़ियों पर थी। इस तरफ दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। आइए थोड़ा इस तरफ, वहाँ देखिए, वहाँ आपको लोग देख रहे हैं। वो नीचे जो आप देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, ये अम्मा सीढ़ियों पर थी और ये यहाँ पर चारपाई पे हैं, ये नीचे नहीं उतर सकती। जो दूसरी सेकंड जिनकी मैं बता रहा हूँ, इनको ले जा भी नहीं सकते कहीं। क्या समस्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? क्या सर, हम बेघर हो गए हैं। जो हमारी सीढ़ियों न चढ़ने के लिए न उतरने के लिए हमारे अम्मा को तो हम कहीं ले जा भी नहीं सकते। हम क्या करें, हमारे बच्चों के पेपर है, बच्चों को बाहर भेजा हुआ है। क्या करें, हमें जो बीमार हैं, अम्मा बीमार हैं। तो अम्मा बीमार, अम्मा के तो बिल्कुल वो नहीं है अभी। जहांगीरपुरी का दर्द तो लोगों को दिखता था। कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कोई जो है वो मीडिया के सामने पहुंच गया। वहां बुलडोजर ना चले इसके लिए बड़े बड़े नेता हाथ उठाकर खड़े हो गए, नहीं चलाओ बुलडोजर। लेकिन अलवर में कोई पहुंचा ही नहीं और अम्मा फंसी हैं 10 घंटे से 40 डिग्री की गर्मी में छत पर। वहां मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच रहा। अभी भंवर के पास चलेंगे, अपने रिपोर्टर के पास, वो लाइव दिखाएंगे अभी रात में क्या हालत है। लेकिन आप देखिए कि अलवर में 90 घरों पर बुलडोजर चला है। 3 मंदिरों पर बुलडोजर चल गया। एक मंदिर तो 300 साल पुरानी है बताई जाती है, लेकिन जाकिर खान मैटर्स नाम की दुकान पर बुलडोजर नहीं चल पाया। यह तस्वीर आप देखिए। अब इत्तेफाक देखिए, यह बगल वाला घर ही अम्मा का था। नाम भी इसने क्या कमाल का रखा है, जाकिर खान मैटर्स। उसको भी पता था कि इस देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स में जाकिर खान ही मैटर करता है, भवरी देवी मैटर नहीं करती। लेकिन इत्तेफाक यह बताया जा रहा है कि पूरे मोहल्ले में तबाही मच गई, बुलडोजर से टूट गया सब कुछ। जाकिर खान मैटर्स के दुकान पर जब बुलडोजर चलना था तो वो स्टे ऑर्डर ले आया कोर्ट से। वाह, पूरा मोहल्ला नहीं ला पाया, सिर्फ जाकिर खान मैटर्स ला पाया, और वो भी कोने की दुकान थी। इधर से टूटना नहीं शुरू हुआ, उधर से टूटते टूटते इधर आए। पूरा समय था कि लेकर आ जाओ कोर्ट से ऑर्डर। देखिए जरा, तोड़ दिया गया। ठीक है, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके ठीक बगल में मैं आपको दिखाता हूँ जाकिर खान मैटर्स, जो बिल्कुल सुरक्षित है। अब इस मैटर्स में क्या मैटर्स है, ये आप सोचते रहें, दर्शक सोचें कि आखिर इसमें ऐसा क्या मैटर है कि जाकिर खान की दुकान सुरक्षित है और उसके आसपास के मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल का जवाब देने वाला कोई नज़र नहीं आता। ये देखिए, ये जाकिर खान मैं दिखा रहा हूँ, हैंडलूम एंड फर्नीचर, और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये आप देखिए, जाकिर खान हैंडलूम एंड मैटर्स, ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बगल में, अब इस तरफ मैं चलता हूँ, मेरे हाथ के साथ, मैं विजय से कहूँगा, विजय जी मेरे हाथ के साथ, दिनेश जी आइए, ये आप दिखाइए हैंडलूम मैटर्स जाकिर खान। ये दीवार यहाँ खत्म, और इस दीवार से तकरीबन 10 फीट अंदर ये मकान, और ये मकान टूट गया है। लेकिन आप देखेंगे उससे 10 फीट आगे तक ये दुकान निकली हुई है, सुरक्षित है, कोई तुड़ाई नहीं है, एक पत्थर एक ईंट यहाँ से नहीं हटी है। लेकिन ये मकान तोड़ दिए गए हैं जो 10 फीट पीछे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बुलडोजर कैसे पहचान रहा है कि ये जाकिर खान का घर है या किसी और का घर है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजस्थान वाला बुलडोजर है कमाल का, किस पर चलना है किस पर नहीं चलना है सब समझ जाता है। एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र के पास, जो इस वक्त भी मौके पर मौजूद हैं, और उन बूढ़ी अम्मा की इस वक्त क्या स्थिति है जरा बताएंगे। भंवर, जरा बताइए, इतनी गर्मी है वहां पर, अभी भी अम्मा को उतारा जा सका, नहीं उतारा जा सका, प्रशासन से कोई आ रहा है मदद के लिए, नहीं आ रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक नहीं उतारा गया है, चूंकि मैं इस सीढ़ी से
कई बार उतर और चढ़ चुका हूँ, इसलिए थोड़ा अभ्यस्त हो गया हूँ। बावजूद इसके मेरे पैर जो हैं वो कांपते हैं इस पर चढ़ते हुए, क्योंकि इसका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं इस पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ तो आप सोचिए कि 80 साल की बुजुर्ग जो महिला हैं वो कैसे इस पर चढ़ें और कैसे उतरें, क्योंकि सीढ़ियाँ तो तोड़ दी गई हैं। और ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए वो जो बुजुर्ग महिला जिनकी मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ है, उन्होंने खाना खाया है। उनकी एक बहू है जो खाना बना रही हैं। उनकी रसोई में तो जा नहीं सकती, लेकिन साइड में एक दूसरे कमरे में एक वैकल्पिक व्यवस्था करी है, जो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था इन्होंने करी है। एक स्टोर रूम था जिसमें आकर अपनी रसोई लगा करके खाना बना रही हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है। अंदर ये रसोई हुआ करती थी जिसका गेट बाहर से खुलता था, लेकिन अब वो गेट नहीं खोल सकते क्योंकि वहाँ जो सरफेस था जिससे चल करके गेट के पास जाते थे वो तोड़ दिया गया है। अब मैं यहाँ आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए अम्मा जो कि बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत अच्छे से सुन नहीं पाती हैं, काफ़ी दिक्कतें उनको हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। बड़ी दुख की बात यह है कि चुनाव के समय कंधे पे बिठा बिठा कर लोगों को वोट देने के लिए नेता जरूर ले जाते हैं, लेकिन अब जब वो दुख की घड़ी में हैं, घर से बेघर से हो गए हैं, एक तरीके से कहिए कि 4 दिन से कैद में अम्मा यहाँ पर हैं, तो ऐसे में अब उनको यहाँ सुध लेने वाला, उनकी सुध लेने वाला कोई नेता नहीं आता। क्या तकलीफ है माता जी, क्या हुआ है? अब दोपहर में धूप में मरो, गर्मी में हम धूप आवे सार दिन तब पोया पर जो लगा गया खाई हुए सो कहाँ की सीढ़ियाँ तोड़ दी गई, अब तो घनी परेशानी हो रही है। अब कुछ ज्यादा परेशानी होगी, नहीं उल्टी छाड़ू ने जैसा उतरई में। अच्छा तो अब नीचे कौन जा सको? अब ना जा सको। अब कहीं चालवा में तकलीफ होवे? अब चालवा में तकलीफ का है, मेरा बीपी है। अब ये गोडार में दर्द हो रही है। अच्छा अब था को घर तोड़ दियो तो बीपी तो ज्यादा बढ़ गयो लो। अब यही तो चक्कर पड़ रही है मेरा। अच्छा भंवर एक बात बताइए, भंवर एक बात बताइए, बीमारी भी चल रही 4 दिन से आप कह रहे हैं 4 दिन पहले ये डिमोलिशन ड्राइव चला और 4 दिन पहले से सीढ़ी टूटी है। अम्मा को बीपी की समस्या है, वो ऊपर फंसी हुई हैं। अगर कुछ हो जाए तो इनको अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सकेगा। डीएम साहब जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके बता रहे हैं कि मंदिर कैसे टूटा, कितने अच्छे से टूटा, नहीं जी टूटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनको बचाने के लिए, उतारने के लिए कोई आया क्यों नहीं? देखिए यही एक बड़ा सवाल है। जब जब इस तरह की कोई विपदा आती है तब नेता घर पर नहीं आते। हाँ, चुनाव जब होते हैं तो साष्टांग दंडवत करने आते हैं, पैरों से लिपट जाते हैं, और ऐसे बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए उनकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखिए। कई बार कंधों पर, कई बार गाड़ी में, कई बार 3-3, 4-4 लोग पकड़ कर ले जाते हुए नजर आते हैं। तस्वीर हम दिखाते हैं, लेकिन अब एक भी व्यक्ति अगर यहाँ आ जाता, चाहे कोई पार्षद आ जाता, चाहे कोई विधायक आ जाता, चाहे प्रशासन का कोई आदमी आ जाता, क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे में क्या प्रशासन राजनीतिक दबाव में है? क्या राजनेता धृतराष्ट्र की तरह हो गए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है? हम संजय की तरह कोशिश कर रहे हैं हर दृश्य दिखाने की, लेकिन धृतराष्ट्र बनी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भंवर आपकी कोशिश, मुझे लगता है ये जो कोशिश है ये हमारे जरिए कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचे जिन्हें दिखे कि भंवरी देवी जो है, कम से कम उनका घर तोड़ दिया वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम उनको नीचे तो उतारो। इस गर्मी में कैसे छत पर रहेंगी? भंवर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन आप देखिए जिन अशोक गहलोत के पास आज ही तस्वीर आई, इफ्तार की पार्टी में जाने का वक्त है, उनके पास जरा सा भी वक्त नहीं कि एक बार बूढ़ी अम्मा से पूछ लें कि तुम ऊपर कैसे फंसे, और या वहां ना पूछें, डीएम को फोन करके तो पूछें कि इनको कैसे ऊपर टांग के छोड़ दिया, नीचे तो लेकर आओ। लेकिन अभी इफ्तारी पार्टी चल रही। 2 दिन पहले ही बात है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्या चला, ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत में मुसलमानों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसका शोर सोशल मीडिया तक पर सुनाई दिया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, देश के कोने कोने में पहुंच गया, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। जहांगीरपुरी में सियासी टूरिज्म चलने लगा, सपा से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर केजरीवाल की पार्टी से लेकर कांग्रेस, सबके डेलीगेशन पहुंच गए। लेकिन आज जब राजस्थान में अलवर के राजगढ़ में 90 मकानों पर बुलडोजर चला बीते 2-3 दिन में, तो कोई नहीं पहुंचा, कोई शोर नहीं हुआ। क्या इसलिए कि अलवर में बुलडोजर मंदिर पर चला? क्या इसलिए कि बुलडोजर हिंदुओं के घर पर चला?
जहांगीरपुरी और अलवर के बीच का फर्क क्या है ये समझिए। जहांगीरपुरी में बुलडोजर जबरदस्त चला तो जबरदस्त हंगामा हुआ। राजस्थान में बुलडोजर चला तो सेक्युलर ब्रिगेड एकदम चुप हो गई, पूरा इकोसिस्टम चुप हो गया। वो तो हम ना दिखाते तो किसी को पता भी नहीं चलता कि राजस्थान में ये हो रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया। राजस्थान में बुलडोजर चला हिंदुओं के घर पर तो कोई लोकल कोर्ट भी नहीं गया नेता। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो राहुल गांधी ने संविधान पर बुलडोजर चलाने की बात कह दी। राजस्थान में बुलडोजर चला तो ओवैसी, राहुल, अखिलेश, ममता सब खामोश। एक ने भी अपनी टीम नहीं भेजी। चलिए राहुल गांधी क्यों भेजेंगे, उनकी तो खुद की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टीज, बृंदा करात, किसी ने नहीं भेजा कि जरा राजस्थान में हिंदुओं का घर टूट रहा पता करके आओ, ठीक टूट भी रहा है कि नहीं टूट रहा, अत्याचार तो नहीं हो रहा। वहां हिंदू दुकान भी टूटी, मुसलमान की भी टूटी, लेकिन मुसलमान खतरे में था। यहां सिर्फ हिंदुओं का टूटा, लेकिन हिंदू कोई खतरे में नहीं। हैशटैग हिंदू जेनोसाइड ट्रेंड नहीं कराया जा रहा, पत्थर नहीं चलाया जा रहा। यह इसलिए भी बता रहा हूं कि देखिए, देश के कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए। हर बात में हम पर ही अत्याचार हो रहा है, ये वाला विक्टिम कार्ड कितने दिन चलेगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो बृंदा करात, ओवैसी कांग्रेस नेता पहुंचे थे। राजस्थान में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। जहांगीरपुरी में झूठ बोला गया कि सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई। राजस्थान में कहा गया कि अवैध निर्माण है तो टूटेगा ही, मंदिर क्यों ना हो। वाह भैया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो विध्वंस बताया गया। राजस्थान में चला तो कहा गया मास्टर प्लान का हिस्सा है। मास्टर प्लान का, मास्टर प्लान तो है ही सर, तभी तो जाकिर खान मैटर्स, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है ये। अलवर में लोग रो रहे हैं, पर इनका दर्द कोई क्यों देखेगा। रोने वाला तो हिंदू है। कोई ट्वीट नहीं कर रहा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा। जिन घरों पर बुलडोजर चला वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं, सुनिए एक बार। मकान तोड़ दिया, बच्चे को 7 बच्चे छोटा छोटा थे, सब दूसरा का घर पर छोड़ रखे ले गए ले गए। अच्छा। और क्या खावा कर, पूरा मकान तोड़ दिया, पूरा हल गया। अच्छा। कुछ भी नहीं। कहाँ है मकान आपका? यहाँ पे सराय में, यहाँ पे मंदिर के सामने ही मंदिर फोड़ दिया। अच्छा। 3 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। आपका घर तोड़ दिया, पूरा घर तोड़ दिया। आप देखे जाओ, ऊपर चढ़ के तोड़ देख लो जाके। दुकान भी तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, हल गया मकान पूरा। अच्छा। खा रहे हो बच्चे को, खा रखा हूँ मैं, बताओ। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं रो रही हैं। कौन है सुनने वाला, कौन है आंसू पोंछने वाला। राजस्थान के राजगढ़ में जो हुआ उसकी कहानी सिर्फ अवैध निर्माण को गिराने तक सीमित नहीं है। यहां के स्थानीय लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदला लेने के लिए की गई है। इलाके में ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं और यही बात यहां के कांग्रेस विधायक को पसंद नहीं आती। सुनिए लोगों ने क्या बताया। ये राजनीतिक द्वेषता का कारण है, क्योंकि ये पूरा सराय है शुरू से बीजेपी को वोट देता आया है। अच्छा। बीजेपी ने वोट, हम जब जौहरीलाल जी, जब हमको 6-4 को नोटिस मिले थे तो हम जौहरीलाल जी के पास गए तो उन्होंने कही कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा बीजेपी का वोट है। हमने बीजेपी वालों से संपर्क साधने की कोशिश की, पार्षद लापता हो गए, चेयरमैन कहने लग गए मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं जयपुर जा रहा हूँ। वोट तो बीजेपी का ही है, वोट बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी के स्थानीय पार्षद, प्रत्याशी, पदाधिकारी एक भी यहाँ हमारे पास नहीं के कहने पे हो रहा है। ये सब विधायक जी के कहने पे उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दिया था कि बोले मैं 14 तारीख को आऊंगा, तब आप मेरा स्वागत करना, तभी कुछ बात होगी। तो हमने यहाँ भव्य स्वागत रखा था इसी कोने पे। तो उन्होंने आते ही ये कहा था कि भाई बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। अगर तुम 24 घंटे के अंदर 34 पार्षद मुझको ला करके दे सकते हो तो मैं इस काम को रुक सकता हूँ। स्थानीय लोग 2 बातें कह रहे हैं। राजगढ़ के ये स्थानीय लोग वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो विधायक है जौहरीलाल मीणा वहां के स्थानीय, वो कह रहे थे कि भाई तुमने बोया बीज बबूल का तो वही मिलेगा, मतलब बीजेपी को वोट दिया तो यही होगा। और बीजेपी वाले भी नदारद हैं। भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि एक पूरा इकोसिस्टम अगर जहांगीरपुरी में काम कर सकता है
तो राजस्थान में विपक्ष में बीजेपी अगर है तो वो कहां है? चलिए ये तो नहीं कर रहे, समझ गया। आप क्या कर रहे हैं? आपके लोग कहां हैं? आपने क्यों नहीं हंगामा उठाया? आप क्यों नहीं चले गए अदालत अगर आपको लगता है ये गलत हो रहा है? भवरी देवी को उतारने के लिए छत से कोई बीजेपी वाला क्यों नहीं जाता? ठीक है, आपकी जिम्मेदारी कम है, आप विपक्ष में, लेकिन जा तो सकते हो। स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बेवजह नहीं है। वहां के विधायक जौहरी लाल मीणा ने के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। उसकी वजह है कि विधायक जी का वो बयान जो उन्होंने 14 अप्रैल को इलाके में आकर दिया था। एक बार वो बयान भी सुन लीजिए। जो आपको कर्मों का फल है, बोया बीज बमूल क्या तो आम घास से कहा है। आपने बमूल बो दिया, तो आम की टहनी लेना चाहते हो तो आम कहां से मिलेगा? ये तो इनमें तो बमूल में तो जो कांटे पैदा होंगे। मैंने आज से 4 रोज पहले आप पधारे थे मेरे घर पर। मेरा घर नहीं, वो आपका निवास है, आपका घर है, आपकी झोपड़ी है। मैंने आपसे एक बार निवेदन की थी कि आपने 6 महीने पहले मेरी बात नहीं मानी। इसके बावजूद मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके 34 पार्षद हैं और यही पार्षद मेरा है और 6 मेरा नॉमिनेट पार्षद है। मैंने मुश्वरत भी कहा था कि तुम 34 पार्षद को ले आओ, फैसला 34 पार्षद ने किया, न कि मेरे एक पार्षद ने। आपको आज हमारे प्रशासन को मैं निर्देशित कर दिया है कि वो नहीं करेगा। नहीं, आप सुनो, आप मेरी बात सुनिए। आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप 34 पार्षदों को लेकर के और न्याय इकट्ठा कर लेना, मैं आ जाऊंगा। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग छतों पर फंसे रह जा रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं और कांग्रेस विधायक की डीलिंग चल रही है कि 24 घंटे में 34 पार्षद ले आओ तो सब रुक जाएगा। कांग्रेस अलग लेवल पे चलती है बॉस। इस वायरल वीडियो में विधायक साफ कह रहे हैं कि ये आपके कर्मों की सजा है। कर्मों से मतलब बीजेपी को वोट देने की सजा है। कांग्रेस अब सफाई दे रही कि यह कार्रवाई नगर पालिका के कहने पर हुई है जहां बीजेपी पार्षदों का कब्जा है। लेकिन वायरल वीडियो में खुद कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो नहीं करेगा, आप बस 24 घंटे में 34 पार्षदों को यहां ले आओ। मतलब अगर 34 पार्षद आ गए होते तो विधायक जी ने रुकवा दी होती कार्रवाई, और विधायक जी ने नहीं रुकवाई। कांग्रेस एक डेलीगेशन ही भेज देता, राहुल गांधी ही चले जाते। पर राजस्थान में जाकर क्या मिलना है, वहां तो ऑलरेडी अपनी सरकार है। कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट में मसला उठा सकते थे। ऐसा लगता है राजस्थान जैसे मंगल ग्रह पे, इसलिए यहां की आवाज आप तक नहीं पहुंचती, कोई हंगामा नहीं होता, फिर चाहे यहां कुछ भी होता रहे। ये वो राजस्थान है जहां देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले आते हैं। 2020 में रेप के 53,010 मामले आए थे। लेकिन आपको हंगामा कहां सुनाई देता है? यूपी में अगर रेप हो जाए। राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 है, लेकिन कोई हंगामा नहीं। ऐसा लगता है मंगल ग्रह में आवाज आते आते दब जाती है। यह वो राज्य है जहां बच्चों के खिलाफ अपराध 5 साल में 39% बढ़ गया है। आप तक आवाज नहीं पहुंचने दी जाती। यह वो राज्य है जहां दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले 177% बढ़े हैं। पर दलित के लिए आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और दूसरे लोग अपने राज्य के बारे में नहीं बताते। यह वो राजस्थान है जहां 30% आबादी गरीब है, 43% कुपोषित है, 35% आबादी के पास पक्का मकान नहीं है। और ये लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मकान और सिलेंडर दे दिया तो क्या कर दिया? अरे भाई, अपने राज्य में करके दिखा दो ना। कम से कम एक राज्य में दे नहीं पा रहे और दूसरे से पूछ रहे हो देश में देके क्या कर दिया। ये वो राज्य है जो बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। बेरोजगारी में नंबर 1 है राजस्थान। मैं अमूमन कहता हूं कि विपक्ष पर लोगों का भरोसा इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो ईमानदार नहीं है, लोगों के प्रति ईमानदार नहीं है। और ये बेईमानी आपको तब दिखती है जब आप बेरोजगारी 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 पर रोते हैं और आपके खुद के कांग्रेस के राज में राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। मार्च में 25% बेरोजगारी दर थी राजस्थान के अंदर, जबकि देश में 7.6% है। यानी देश के एवरेज का 3 गुना, देश में जो बेरोजगारी है उससे 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा।
ना मीडिया का वर्ग आपको सुनाएगा, ना सोशल मीडिया पर यह सब चलने दिया जाएगा। राजस्थान में रेप के बढ़ते मामलों पर वहां के एक मंत्री ने अभी हाल में विधानसभा के अंदर जो कहा था उसे भी आपको सुनना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने गंभीर हैं ये लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। रेप के मामले लीजिए आप, रेप विद मर्डर, दो तरह के, रेप अलग और रेप विद मर्डर अलग। रेप विद मर्डर के हैं 11वीं पोजीशन पर राजस्थान, जबकि नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आसाम, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे उड़ीसा, नंबर 6 पे तेलंगाना, 7 पे झारखंड, 8 पे वेस्ट बंगाल। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। नेताजी का बेशर्म जवाब सुन लीजिए। रेप के मामले में नंबर 1 है, हंसते हुए कहते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश रहा। रेप रोक नहीं सकते तो कम से कम ये तमाशा बनाना, ये महिलाओं की सुरक्षा पर हंसी मजाक करना और कहना कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप हो जाता है, पर इस पर राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आता, कोई एक्शन भी नहीं। राजस्थान में कुछ भी हो जाए किसी की जुबान नहीं खुलती। अलवर में बुलडोजर चला तो ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। यही ओवैसी जहांगीरपुरी के मामले में कह रहे थे कि बुलडोजर अंसार और अहमद के घर पर चलेगा, अर्जुन और अजय के घर पर नहीं चलेगा। आज ओवैसी नहीं पूछ रहे कि राजस्थान में अर्जुन के घर पर तो चल गया, अजय के घर पर तो चल गया, लेकिन जाकिर के घर पर क्यों नहीं चला, उसकी दुकान पे क्यों नहीं चला। ओवैसी को सांप सूंघ जाएगा, नहीं बोल पाएंगे। और वो इसलिए नहीं बोल पाएंगे, मैंने कल आपको बाबा साहब अंबेडकर का बयान बताया था। उन्होंने मुसलमानों की कुछ समस्याएं गिनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कम्युनिटी के ऊपर नहीं देख पाते। आप देखिए ओवैसी कैसे बाबा साहब अंबेडकर की इस बात को सच साबित कर रहा है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के पास विकल्प क्या है आज की तारीख में। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा सुनिए। उस जवाब का एक हिस्सा था कि मुस्लिम समुदाय को यह समझना होगा कि चाहे अंसार, जो वो जहांगीरपुरी मामले में मुख्य आरोपी है, चाहे अंसार बीजेपी के लिए काम करे या आम आदमी पार्टी में हो, हमारे लिए वो पहले अंसार ही रहेगा। यह सबक हमको सीखना होगा, हमें लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। मतलब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि दंगे करने वाला बीजेपी के लिए कर रहा हो, आम आदमी पार्टी के लिए कर रहा हो, किसी और के लिए कर रहा हो, आपके लिए उसकी पहचान मुसलमान की होनी चाहिए क्योंकि वो अंसार है। अब बताइए इससे भयानक क्या हो सकता है। कहते हैं आतंकी का धर्म नहीं होता, लेकिन उसको बचाते वक्त उसका धर्म जरूर देख लो, उसके लिए खड़े होते वक्त उसका धर्म देख लो। और ये असदुद्दीन ओवैसी लोकतंत्र की जब बात करते हैं ना, संविधान की जब बात करते हैं, तो सिर्फ चाशनी लगाते हैं उस जहर के ऊपर जो वो इस देश में फैला रहे हैं। जहर के ऊपर चाशनी लगाकर खाने से आदमी बच नहीं जाता सर। ये देश भी नहीं बचेगा अगर आप लोगों को सिखा रहे हैं कि अंसार का देखो कि वो अंसार है। देश में तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन अब भी एक वर्ग और कुछ नेता इस तुष्टीकरण में अपना सियासी फ्यूचर देख रहे हैं और इसलिए बुलडोजर चलने पर जहांगीरपुरी में बवाल होता है, अलवर पर सब साइलेंट मोड में चले जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज मैंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की थी कि बीजेपी क्या कर रही है उस वोटर के लिए जो उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। सुनिए उस बातचीत का हिस्सा। राजस्थान की घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। आपको भी सर, ये जो राजस्थान में हुआ और टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लगातार उसकी बड़ी कवरेज दिखा भी रहे हैं। यहाँ तो जहांगीरपुरी में जो हुआ उस पर बहुत लोगों ने छाती पीटी, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ पूरा टूरिज्म चल रहा है, तमाम नेता पहुँच रहे हैं। राजस्थान कोई नहीं गया है अभी तक। वहाँ जो बुलडोजर चला वो गिरिराज सिंह की नज़र में सेक्युलर था, कम्युनल था, ठीक किया, गलत किया?
देखिए, मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के बाद दो तरह की राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, अभी तुष्टीकरण में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। केजरीवाल जी भी आ गए हैं, ममता जी भी आ गई हैं, लेकिन मैं देश से पूछना चाहता हूं, मैं अपना अपील देश को करना चाहता हूं, क्या इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि देश को हमें तोड़ देना, हिंदुओं को अपमानित करना है? जब गोरखपुर में मुर्तजा मठों पे हमला करता हो, कातलीना अल्लाह अकबर करता हो, तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होता। जब करौली में होता तो वहाँ कोई सेकुलर नहीं जाता। जब खरगोन में होता नंगे तलवार लेकर के, और जब रोकती पुलिस तो एसपी पर गोली मार देते। तो ये जो देश की स्थिति है, देश के अंदर सुशांत जी, ये लोग वोट के खातिर अब जहांगीरपुर में जो अवैध कब्जा किया, कानून अपना काम कर रहा, वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी की भी जुबान खुल रही है, लेकिन राजस्थान पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। अरवल की घटना भारत में हिंदुओं को, सनातन धर्म को, केवल सनातन धर्म पर प्रहार नहीं है, बल्कि भारत के संस्कृति पर प्रहार है। चूंकि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई सर, हालांकि हमने लगातार दिखाया कि वहां हिंदुओं की भी दुकानें टूटी और मुसलमानों की भी टूटी, लेकिन कहा गया कि भाई मुसलमान खतरे में है। क्या अलवर में अगर मंदिर टूटता है 300 साल पुराना और हिंदुओं के घर टूटते हैं, तो क्या हिंदू भी खतरे में है, ये कहा जाएगा? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, आज देश के अंदर मैं कई बार कहा हूं सुशांत जी, कि भारत में बढ़ती हुई आबादी मुस्लिमों की आबादी से खतरा नहीं, खतरा है कट्टरपंथी सोच से। वो सोच है तौकीक रजा की तरह, जो भारत को डराने की कोशिश करता हो। वो सोच है सपा के सांसद की भाषा से, वो सोच है शर्जिल इमाम से, जो भारत को काट देने की बात करता हो। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुलती। कभी सीएए के विरोध के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा बदनाम जब हामिद अंसारी साहब, जो उपराष्ट्रपति रहे, जब पद पर रहते हैं तो जुबान बंद, पद से उतरते हैं तो कहते हैं डर लगता है। यहाँ कौन सा डर लग रहा है? आज हिंदुओं पर कातिलाना हमला हो रहा है, उनके शोभा यात्रा पर हो रहा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई बता दे कि आज तक 47 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बटा, और बटने के बाद पाकिस्तान में हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई। यहाँ हमने 3 से 3 लाख मस्जिदें बन गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कभी तजिया पर हमने नंगे तलवार लेकर के नहीं उठा। हम तो सामाजिक सौहार्द की वातावरण वाले हैं। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन जो भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये केजरीवाल दिल्ली आते हैं सुशांत जी, तो आप दिल्ली के मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह फिक्स करते हैं और मंदिरों के पुजारियों की चिंता नहीं करते, कहते मैं तो सेकुलर हूँ। ये देश में वोट के खातिर देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, भारत को बदनाम करने की गिरिराज जी, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर पूछूंगा, क्योंकि मैं इधर उधर घुमा के नहीं पूछता सर। इस देश में मुसलमानों के अपीजमेंट का काम तो सब मिलकर कर रहे हैं, और उनको लगता है कि भाई वहां बल्क में वोट मिलता है तो ये कर लो। और अभी भी उनको लग रहा है जहांगीरपुरी जाएंगे तो वहां फ्री में जैसे मुस्लिम वोट की सेल लगी है, जिसके हिस्से जितना आ जाए। लेकिन इस देश का हिंदू आपकी तरफ देख रहा है और वो ये पूछता है और जानना चाहता है कि जब बंगाल में हिंदुओं पर हमले हुए तो आपने उनको क्यों छोड़ दिया। वो आपसे पूछना चाहता है कि जब राजस्थान में अलवर में मंदिर टूटा, हिंदुओं की दुकानें और घर तोड़ दिए गए, अम्मा छत पर फंसी रह गई, सीढ़ी उसके नीचे की तोड़ दी गई, और बगल में
इत्तेफाक बताया जा रहा है कि जाकिर खान मैटर्स नाम की एक दर्जी की दुकान बच गई, सारी पूरा मोहल्ला टूट गया, जाकिर खान की दुकान नहीं टूटी। और कहा जाता है इत्तेफाक है कि वो स्टे ऑर्डर उसी वक्त ले आए, मोहल्ला नहीं ला पाया, वही ले आए। हिंदू आपकी तरफ देख रहा है सर, आप क्या करेंगे उस हिंदू को बचाने के लिए जिस पर आप कह रहे हैं कि इतने हमले हो? देखिए मैं यही कह रहा हूं, अब यही कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से मुसलमान को लड़ाया मुसलमान के नाम पे और हिंदुओं को चुनाव लड़ाया जाति के नाम पर। अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्र के साथ जोड़ें, जात से जमात की ओर जोड़ें, राष्ट्र की कल्पना करें। वोट बैंक ये हिंदू नहीं है, इसीलिए लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिस दिन भारत का हिंदू जाति छोड़ के राष्ट्र और जमात की बात करेगा उस दिन इनकी जुबान बंद हो जाएगी। लेकिन ये तो बाद की बात होगी। लेकिन जो आज खुलेआम धमका रहे हैं, चाहे तौकीक रजा के रूप में, चाहे सपा के शफीकुर रहमान के रूप में, मैं उनसे कहना चाहता हूं हम धैर्य की परीक्षा ना लें। भारत में एक शब्द है, वो शब्द है अति सर्वत्र वर्जते। और जब भी रावण पैदा लिया तो राम उसके लिए पैदा लिए, राम उसके खात्मा के लिए। जब कंस पैदा लिया तो कृष्ण लिए। हमारे मोदी जी तो न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कभी नहीं कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम नहीं। लेकिन गिरिराज जी आप जब कह रहे हैं कि कोई तौकीर रजा इस देश के लिए खतरा है, तो आपने उस तौकीर रजा को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला अब तक? अगर आप कहते हैं ओवैसी का डीएनए जिन्ना वाला है तो ओवैसी को डालिए। कितना खतरनाक बात सब कर रहे हैं। कानून नहीं, कानून काम करेगा सुशांत जी, चिंता ना करें, कानून काम करेगा। मैं तो देशवासियों के सामने ये बात रख रहा हूं, कानून अपना काम करेगा। जो देश को डराने का काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो तरह की नीतियां चल रही है। एक तुष्टीकरण, एक पॉलिटिकल टूरिज्म वोट के लिए। लेकिन भूले नहीं भारत की संस्कृति को। अब कोई कहते हैं कि ये हिंदू हनुमान जी की शोभा यात्रा लेके उस गली जाते क्यों हैं? क्या 47 में एक बंटवारा हो गया? क्या हिंदुस्तान की गलियों को बांट दिया गया है? ऐसे विषय उठाने वाले लोग आज देश को एक सामाजिक समरसता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता चाहे अन्य टुकड़े टुकड़े गैंग सेकुलर गिरिराज सर, मैं वो जो कर रहे हैं वो मान रहा हूं। गिरिराज जी मैं मान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसका हश्र ये है कि वो हाशिए पर है। ममता बनर्जी एक राज्य के बाहर नहीं है, अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा बड़े हैं, समाजवादी पार्टी यूपी में नहीं जीत पाई। लेकिन लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना सर। लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कोई ओवैसी ये कह देता है कि भाई अगर 20 करोड़ मुसलमानों का 1% भी या कुछ % भी रेडिकलाइज हो गया तो संभाले नहीं संभलेगा, तो इस देश के हिंदू को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? देखिए, चिंता ना करें। मैंने कहा इस देश की संस्कृति को पढ़ने की कोशिश करें। सुशांत जी और गिरिराज जी को समझना पड़ेगा कि अति सर्वत्र वर्जते एक हमारी पंक्ति है, यही मेरा मूल मंत्र है। धैर्य की परीक्षा हमारे स्वभाव में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते भी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इस पर विचार नहीं, इसको सोचने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से अति हो गई है या अभी होनी बाकी है? अब देखते चलिए सुशांत जी, मैं आपके पाठशाले में इतना ही कहूंगा कि अब परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो रहा है। राजस्थान में जो हुआ सर, जहांगीरपुरी में लोगों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। राजस्थान में जो हुआ उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हम जो हिंदू समाज को करना है वो कर रहे हैं। मेरे कहने पर
और मेरे न कहने से हिंदू समाज नहीं चलता सुशांत जी। इसके एक अपना रहा है संस्कार और संस्कृति। फिर मैं वहीं आऊंगा। आप मेरे मुंह से कहवाना चाह रहे हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये पटकथा लिखा जा रहा है कहीं पाकिस्तान में, पीएफआई यहां उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है और यहां पर कोई गजवाए हिंद को लाना चाहता है। भारत में दोबारा नहीं होने वाला है 1947। पीएफआई भी बैन नहीं होती, ओवैसी पर भी एफआईआर नहीं होती, तौकीर रजा बाहर ही घूम रहा है, तो लोग कैसे विश्वास करें कि आप देश को बचा रहे हैं और हिंदुओं को बचा रहे हैं? पीएफआई बैन कीजिए। आप को जो कहना है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, समय आने पर सब कुछ होता है, कानून अपना काम करेगा। गिरिराज सिंह ने बिल्कुल सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि अति सर्वत्र वर्जते, और अति जो है वो अब लगभग होने लगी है और कानून अपना काम करेगा। वो कब करेगा हम इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की घटना को देखकर और जहांगीरपुरी की घटना को देखकर ये समझिए कि एक तो एक धर्म विशेष पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई हिंदुओं पर होती है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो चुप बैठ जाता है। एक मुसलमान पर हो जाए तो वहां जो है वो तलवारें निकाल ली जाती हैं, ज़बानी तलवारें निकाल ली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जाते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, इसी से बचना है। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, यानी दुनिया का इलाज डॉक्टर इंडिया कर रहा है। आज भारत की पहचान दुनिया में सुपर पावर देश की बनती जा रही है। बात सैन्य ताकत की हो, इकोनॉमी की हो, संकट में फंसे देशों की मदद करने की हो, या दुनिया का पेट भरने की हो, भारत सबसे आगे दिख रहा है। इसी के साथ अब भारत ग्लोबल मेडिकल स्टोर बन गया है। पूरी दुनिया में सस्ती दवाएं भारत से जा रही हैं। भारत की सस्ती दवाएं दुनिया की जान बचा रही है और दुनिया को बीमारी से दूर कर रही है। वैक्सीन के मामले में भारत नंबर 1 पर है। भारत के दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि उन्होंने खुद भारत की बनी कोविड वैक्सीन लगवाई है। सुनिए। We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. Today, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा था, जब बोरिस जॉनसन कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बताया जा रहा है, तो दुनिया में दुनिया की 60% वैक्सीन जो है वो कौन सप्लाई करता है? वो भारत सप्लाई कर रहा है 60% वैक्सीन। दवा सप्लाई में भी भारत बहुत आगे है। जो जेनेरिक दवाइयां हैं उसका 20% भारत सप्लाई कर रहा है। जेनेरिक दवाइयों का 206 देशों में भारत की दवा सप्लाई होती है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का दवा निर्यात 1,87,000 करोड़ रुपए का रहा है। 2030 तक ये जो दवा का निर्यात है यह 5,35,000 करोड़ रुपए का होने की संभावना है। यानी भारत का जो फार्मा मार्केट है फिलहाल 3,60,000 करोड़ का है,
और इसमें घरेलू खपत 1,68,000 करोड़ रुपए की। फार्मेसी सेक्टर में इतनी ग्रोथ कैसे हुई? इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की PLI योजना है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि मार्च 2020 में यह योजना शुरू हुई। इसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और आयात को कम करना था। PLI योजना के बाद फार्मा सेक्टर में ग्रोथ बढ़ी। देश में ही API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन बढ़ा। 35 API जिनका आयात करते थे अब वो देश में बनते हैं। 53 और API का उत्पादन किया जाएगा। 32 प्लांट लगेंगे। भारत चीन से 21,000 करोड़ से ज्यादा API आयात करता था। अब भारत 36,000 करोड़ से ज्यादा API और कच्चा माल निर्यात करता है। इतना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आया। भारत पूरी दुनिया को न सिर्फ सस्ती और अच्छी दवाइयां दे रहा है, बल्कि भारत अपने प्राचीन आयुर्वेद से भी दुनिया का इलाज कर रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। कीनिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं रायला ओडिंगा। उनकी बेटी रोजमेरी की आंख की रोशनी चली गई। पूरी दुनिया में उन्होंने इलाज कराया, लेकिन आंख की रोशनी वापस आई नहीं। हर जगह से निराश होकर कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बेटी को भारत लेकर आए और यहां पर आयुर्वेद से उपचार शुरू किया। उनकी बेटी की आंख की रोशनी वापस आ गई। कुछ लोगों को यहां अभी भी आंख में मोतिया बिंद हो रखा है और इसीलिए इस देश में जो तरक्की होती है वो नहीं दिखता। इस देश में क्या क्या अच्छा है नहीं दिखता, लेकिन कम से कम दुनिया को दिख रहा है कि यहां आकर बेटी देखने लग गई। अब आपको बताते हैं कि रोजमेरी को समस्या क्या थी जिसके वजह से आंख की रोशनी चली गई। 2018 में रोजमेरी को एन्यूरिज्म नाम की बीमारी हुई थी। एन्यूरिज्म में दिमाग की धमनियों नसों में तेज दर्द होता है। आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। रोजमेरी की आंखों की रोशनी लगातार कम होती चली गई। जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका तक में इलाज कराया। किसी भी देश में रोजमेरी का इलाज हो ही नहीं पाया। चीन में एक्यूपंक्चर से भी इलाज कामयाब नहीं हुआ। 2000 में रोजमेरी इलाज के लिए भारत आई। केरल के एर्नाकुलम में आयुर्वेदिक आई सेंटर में इलाज शुरू हुआ। 3-3 हफ्ते के 2 सेशन में उनका इलाज किया गया। रोजमेरी का शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से इलाज हुआ और दवाओं के साथ दूसरे तरीके अपनाए गए। रोजमेरी के सिर पर तेल धारा मसाज किया गया। धीरे धीरे रोजमेरी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। आयुर्वेद के कमाल से आज रोजमेरी अपनी आंखों से सब कुछ साफ देख सकती है। केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा की बेटी रोजमेरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गांधीनगर में हुए WHO ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट में किया था। प्रधानमंत्री ने क्या बताया था, एक बार सुनिए। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति रायला ओडिंगा जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाएं, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया
और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है, उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है। उम्मीद है रोजमेरी का इलाज हो गया, उन लोगों का भी इलाज होगा जिन्हें इस देश में कुछ अच्छा नहीं दिखता। भगवान ने आंखें दी हैं, खोलकर देखिए, इस देश में बहुत कुछ अच्छा है। सोचिएगा इस बारे में। सोमवार को मिलूंगा पाठशाला में। नमस्कार।